दोस्तों, कल हमने देखा कि किस तरीके से युवराज ने अपनी दवाई की लॉन्चिंग कर दी थी, लेकिन वहां पर एक लोचा हो गया था। डॉक्टर निखिल ने अपने आप को बताया कि वो उसका पेटेंट करवा चुके हैं, लेकिन युवराज ने उसकी कोई फिक्र नहीं की। फिर भी लोगों से कहा कि अब भी वो चाहते हैं तो उसका ऑर्डर कर सकते हैं, और ऑर्डर देने वालों की लाइन लग गई थी। इसी बात से डॉक्टर निखिल हैरान हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बिना पेटेंट की हुई दवाई का ऑर्डर कैसे ले सकता है। तो तभी उसने कहा कि युवराज, तुम ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन युवराज ने उसे पलटकर जवाब दिया, तुम मुझे कौन रोकने वाले होते हो? मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। अब आगे आज के 556वें एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और लगातार अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करते रहें। कल मेरे दोस्तों ने, बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये कहानी खत्म कैसे हो रही है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी ये कहानी एक बार के लिए विराम पर जाएगी, क्योंकि इसका जो सेकंड सीजन है वो हम आपको जल्द ही लेकर आएंगे। दोस्तों, सेकंड सीजन और भी ज्यादा खतरनाक होगा, तो इसलिए हमें उसे बनाने में और उसके साथ काम करने में थोड़ा सा समय भी लगेगा। राइटर चाहते हैं कि वो सेकंड जो सीजन है वो बड़ा ही अच्छा तरीके से आपको दिखाया जाए और शायद उसकी वीडियो भी आए, तभी इसीलिए आपके लिए हम नई कहानी शुरू कर रहे हैं और कुछ ही दिनों के बाद सेकंड सीजन भी शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। डॉक्टर निखिल की आंखों में अब तक वो शांत ठंडक नहीं थी जो आमतौर पर एक बड़े बिजनेसमैन में होती है। उसकी आंखें अब आग उगल रही थी। वो खुद को ऐसे दरनिकार और भीड़ द्वारा नजरअंदाज होते हुए देख रहा था। उसका गुस्सा उबल पड़ा था। जैसे उसने देखा कि लोग अब उसकी नहीं बल्कि युवराज की बातों पर विश्वास कर रहे हैं, उसका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो भीड़ को चीरता हुआ युवराज के पास आया। उसके चेहरे पर अपमान की लकीरें साफ झलक रही थी। उसने अपने गुस्से को कांपते हुए कहा, युवराज, अगर तुमने अभी के अभी ये तमाशा बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में केस करूंगा। देखता हूं फिर कैसे इन लोगों का ऑर्डर्स पूरा करोगे। ये फॉर्मूला मेरा है और तुम इसे बेचने के हकदार नहीं हो। युवराज ने डॉक्टर निखिल की बात सुनते ही हल्की सी हंसी हंसी। वो शांत था, लेकिन उसकी आंखों में साहस की चिंगारी थी। उसने भीड़ की ओर देखा, फिर डॉक्टर निखिल की ओर मुखातिब होते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन याद रखिए मैं डरने वालों में से नहीं हूं। अगर आप कोर्ट में जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन मेरे रास्ते में खड़े होने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि जब मैं कुछ ठान लेता हूं तो उसे पूरा करके दम लेता हूं। इतना कहकर वो मुड़ा और सीधे ईशांक और आभास की ओर चला गया। दोनों अब भीड़ से थोड़ा हटकर खड़े थे। उनके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि राहत आ गई थी। युवराज ने उनके पास जाकर नरम लहजे में पूछा, अरे ईशांक और आभास, तुम दोनों ठीक हो ना? दोनों ने एक साथ सिर हिलाकर हामी भरी। उनकी आंखों में अब न कोई भय था और न ही कोई असहायता। वो जैसे अपनी अंतरात्मा से मुक्त हो चुके थे। उनके चेहरे पर एक ऐसी स्वीकृति थी जो उन्हें फिर से युवराज के भरोसेमंद लोगों की कतार में खड़ा कर रही थी। उधर वसीम अब भी अपने जगह पर खड़ा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि युवराज ऐसा कर क्यों रहा है। उसने जिन दो लोगों को धोखेबाज मानते हुए उनकी गर्दन तक दबोच ली थी, और अब उन्हीं से युवराज बात कर रहा है, उन्हें दवा दे रहा है और ऊपर से उनसे हमदर्दी भी दिखा रहा है। वसीम की समझ से बाहर ये सब कुछ हो गया था। युवराज ने उसे इशारे से पास बुलाया। वसीम झिझकता हुआ आया और उसकी आंखों में अब भी गुस्सा था, लेकिन युवराज के चेहरे पर गंभीरता देखकर उसने कुछ नहीं कहा। युवराज ने धीरे से उसका कंधा पकड़ते हुए कहा, वसीम, इन दोनों से माफी मांगो। अभी के अभी जो कुछ हुआ वो गलत था। वसीम ये सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने युवराज की ओर देखा और फिर ईशांक और आभास की ओर। उसका मन बिल्कुल नहीं कर रहा था माफी मांगने का, लेकिन युवराज की आंखों में जो दृढ़ता थी उसे देखकर वो छुप गया। उसने भारी मन से कहा, सॉरी दोस्तों, मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। गुस्से में मैं कुछ ज्यादा ही कर गया। उसकी बात सुनकर ईशांक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कोई बात नहीं भाई, तुम्हारा रिएक्शन बिल्कुल स्वाभाविक था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं भाई। अगर मैं भी तुम्हारी जगह होता तो शायद वही करता जो तुमने किया। इधर जवाब में वसीम को और कुछ उलझा दिया।
उसके मन में मन उसने कहा, अगर इन लोगों को गद्दारों से इतनी नफरत है तो इन्होंने गद्दारी क्यों की? क्या वजह रही होगी? क्या कोई राज है? कंफ्यूजन के मारे उसको अपने बाल उखाड़ने का मन कर रहा था। उधर भीड़ भी अब युवराज की ओर टकटकी लगाए देख रही थी। सबको उसकी निडरता पर और ज्ञान पर, कॉन्फिडेंस पर भरोसा था। इसी बीच सब जब अपने अपने सबने ऑर्डर कंफर्म कर दिए, एक मीठी लेकिन बेहद ठहरी हुई आवाज भीड़ के एक कोने से उठी, युवराज जी, हम सब आप पर भरोसा करके अपने ऑर्डर लिखवा तो दिए हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में अब भी एक डर बाकी है। आपसे बस एक सवाल है, अगर डॉक्टर निखिल ने फॉर्मूला पेटेंट करवा लिया है तो आप इनसे कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं कि आप इसकी प्रोडक्शन शुरू करेंगे? क्या आपके पास कोई अल्टरनेटिव अरेंजमेंट भी है? पल भर को सन्नाटा सा छा गया। हर किसी की नजर उसी दिशा में घूम गई जहां से वो आवाज आई थी। वो वहां पर खड़ी थी एक खूबसूरत महिला, नीले सिल्क गाउन में, बाल खुले हुए, आंखों में गंभीरता और चेहरे पर शालीनता मुस्कान। वो कोई और नहीं, हीराचंदानी ग्रुप की सीनियर डायरेक्टर शिवानी हीराचंदानी थी। शिवानी के मन में न कोई द्वेष था और न ही कोई घमंड, बल्कि उसमें वो सच्ची क्यूरियोसिटी और ट्रांसपेरेंसी थी जो एक सफल बिजनेस पर्सन की पहचान होती है। वो अपने बिजनेस के लिए जिम्मेदार थी और किसी भी प्रकार धोखाधड़ी से दूर रहना चाहती थी। इसलिए जब उसने देखा कि सारा निवेश युवराज के हाथों में जा रहा है तो उसका सवाल उठाना बिल्कुल स्वाभाविक ही था। उसने युवराज मुंबई में गायब हुआ था और जब से शिवानी उसे ढूंढने की कोशिश कर रही थी, उसे युवराज की खोज का जिम्मा आदित्य ने दिया था। वही आदित्य जो हमेशा से युवराज पर नजर रखे हुए था। जब युवराज ने मुंबई छोड़ दिया तो आदित्य ने अपने पूरे बिजनेस नेटवर्क में खबर फैला दी थी कि अगर किसी को युवराज का पता चले तो तुरंत बताएं। शिवानी जो महज व्यापारिक मीटिंग के सिलसिले में वहां आई थी, युवराज को देखकर अचंभित रह गई थी। जब उसने देखा कि वही युवराज यहाँ लोगों के सामने जीवन शक्ति गोली गोली के बारे में बता रहा है तो वो खुद को रोक नहीं सकी। उसने भी गोली के फायदे सुने और वो एक तो बड़ा ऑर्डर लिखवा ही दिया। युवराज उस दिशा में देखने लगा, उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रहा था। उसका चेहरा उसे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। उसकी आंखें एक पल को ठहर गई। तभी चंदन धीरे से उसकी ओर आया और कान में फुसफुसाया, भाई, ये शिवानी हीराचंदानी है, हीराचंदानी ग्रुप की सीईओ। यही वो महिला है जिसकी कंपनी में माही भाभी काम करती थी। इन्होंने भाभी का आखिरी वक्त में बहुत साथ दिया था। याद है जब माही को कबीला वाले ले गए थे, शिवानी वही थी। युवराज की आंखों में एक चमक उभर आई, मानो कोई भूली हुई स्मृति फिर से ताजा हो गई। वो पल भर को उस रात में चला गया जब माही को उसने आखिरी बार देखा था, जब माही की आंखों में सिर्फ डर था, जब उसके शरीर पर कोई नील के निशान थे और जब उसे अजीब से लोग लेकर जा रहे थे। तभी से वो चेहरा जो उसका माही के साथ खड़ा था, वही चेहरा आज उसके सामने सवाल कर रहा था। लेकिन बाहर से शांत युवराज अब भी सोच में था। वो जवाब देने ही वाला था कि भीड़ में से एक और आवाज उठी। इस बार थोड़ा तंज भरे लहजे में किसी ने कहा, क्या हुआ मिस्टर युवराज? क्या आपके पास मिस शिवानी के सवाल का कोई जवाब नहीं है? और इस सुनते ही माहौल में खुचर फुचर शुरू हो गई। कुछ चेहरे जो अब तक मुस्कुरा रहे थे अब संदेह में बदलने लगे थे। एक और युवक शायद किसी छोटे मेडिकल ब्रांड का मालिक था। उसने अपनी आवाज में कहा, मैं तो कहता हूं इनके पास कोई जवाब नहीं। हम सब ने बिना सोचे समझे इन पर भरोसा कर लिया। अब लग रहा है कि दिखावा था। मैं अपना ऑर्डर अभी के अभी कैंसिल करता हूं। वो आदमी मुड़ा और बाकी भीड़ की तरफ मुखातिब हुआ और उसने कहा, भाइयों, आप सब भी सोच लो, ऐसे लोगों पर भरोसा करना हमारे बिजनेस के लिए खतरनाक हो सकता है। भीड़ अब युवराज को घूर कर देख रही थी, उसका जवाब का इंतजार कर रही थी। युवराज अब तक शांत खड़ा था, उसकी आंखें भीड़ में से कुछ खोज रही थी। तभी धीरे धीरे माइक के पास गया और सन्नाटा गहरा हो गया। तभी उसने बोलना शुरू किया, देखिए, शिवानी जी का सवाल बहुत जायज है और अगर मैं इसका तुरंत जवाब नहीं दे पाया तो उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण था। मैं उन्हें पहचानने में व्यस्त था। मैंने उन्हें आखिरी बार तब देखा था जब मेरी पत्नी माही इस दुनिया में जा रही थी। उस समय भी वो उनके साथ थी। बस मुझे वो पल याद आ गया, इसलिए मैं कुछ देर के लिए कुछ कह नहीं पाया। उसके शब्दों में कंपन था, उसके चेहरों पर अपनों का दुख का साफ दिखाई दे रहा था। उसकी बात सुनकर सभी लोगों को उससे हमदर्दी हो रही थी। युवराज की आंखें नम हो गई थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश की और आगे कहा,
चलो अब बात करते हैं फॉर्मूला की। हाँ, डॉक्टर निखिल ने फॉर्मूला पेटेंट करवा लिया है, लेकिन उन्होंने जो पेटेंट किया है वो एक सिंगल केमिकल स्ट्रक्चर पर आधारित है, जिसमें 3 प्रमुख तत्व हैं। लेकिन हमारे पास जो संरचना है वो एक मल्टी लेयर्ड बायोलॉजिकल रेप्लिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है, जो कि न केवल दवा को तेजी पर काम करने में मदद करती है, बल्कि इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। लोग फिर से दोबारा से चुप हो गए थे। तभी उसने आगे कहा, हमने इसका क्लिनिकल ट्रायल न सिर्फ नेपाल में बल्कि बांग्लादेश, थाईलैंड और मलेशिया में भी करवाया है। हमारे पास WHO से अप्रूवल के पहले ही 2 चरण पास हो चुके हैं। ये कोई दावा नहीं, ये तथ्य है। और सबसे बड़ी बात, इस फॉर्मूले को एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसने ओपन मेडिकल पेटेंट्स को बढ़ावा देने का प्रण लिया है, वो हमारे साथ जुड़ा है। इस कारण ये पेटेंट कभी किसी एक व्यक्ति के नाम हो ही नहीं सकता। अब लोग एक बार फिर से उसकी तरफ मुड़ने लगे। शिवानी की आंखों में भी अब कोई सवाल नहीं था। युवराज ने फिर आगे कहा, मैंने आप सभी से कोई दान नहीं मांगा, सिर्फ एक मौका मांगा था कि हम सब मिलकर एक सस्ती और असरदार दवा पर आम जनता तक पहुंचा सकें। लेकिन अगर आप में से कोई भी मुझ पर या मेरे सिस्टम पर शक करता है तो अभी के अभी अपना ऑर्डर कैंसिल कर लो और अपना पैसा ले लो। ये कहते ही युवराज ने निया को अपने पास बुलाया और जिस आदमी ने ऑर्डर कैंसिल करने की धमकी दी थी उसने निया से कहकर उसका ऑर्डर कैंसिल करवा दिया। भीड़ स्तब्ध खड़ी थी, कोई कुछ नहीं कह रहा था। भीड़ की सांसें थम सी लग रही थी। लोगों के चेहरे पर हैरानी और उत्सुकता आ गई थी। ये शिवानी भी मुस्कुरा रही थी। उसे अपना जवाब मिल गया था, लेकिन उसकी नजरें अब युवराज की गहराई को समझने में बिजी थी। इतने में डॉक्टर निखिल भीड़ की तरफ देखते हुए फिर से चिल्लाया, भाई लोगों, ये इंसान झूठ बोल रहा है या आप सबको धोखा दे रहा है। तभी युवराज उसकी ओर मुड़ा और बोला, डॉक्टर निखिल, अदालत सबूतों से काम करती है, शोर से नहीं। और आपके खिलाफ सबूत मेरे पास हैं, डॉक्यूमेंट्स से लेकर गवाहों तक। आप चाहें तो कल ही कोर्ट में मिल सकते हैं। अब क्या करेगा निखिल? क्या युवराज को लेकर कोर्ट में जाएगा या फिर उससे माफी मांगेगा? क्या होगा आगे कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, कहानी पर एक कमेंट, एक लाइक और एक शेयर जरूर से जरूर करना। दोस्तों, 557वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। जैसे ही युवराज ने कहा कि वो कोर्ट में मिल सकते हैं, निखिल की आंखें पूरी तरह से फटी की फटी रह गई। उसके चेहरे पर छाई अकड़ जैसे किसी तेज तूफान में एक पल के लिए छीन ली थी और वो जैसे जमकर रह गया। उसकी समझ से परे था कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अभी कुछ पल पहले ही वो कोर्ट जाने की धमकी दे रहा था और अब उसके पास कहने को कुछ भी नहीं था। डॉक्टर निखिल के होठों पर कोई शब्द नहीं निकला। उसने केवल अविश्वास भरी निगाहों से युवराज को घूरने लगा और युवराज भी वहीं खड़े खड़े जैसे आखिरी उसने वार किया और बोला, वैसे भी आप केस कर नहीं सकते। इस गोली का असली फॉर्मूला मेरे पास है। आपके हाथ में जो है वो गलत फॉर्मूला है। जब आपने ईशांक और आभास को पहली बार 10 करोड़ ऑफर किए थे, उन्होंने उसी वक्त आकर मुझे सब बता दिया था। और ये सुनते ही भीड़ में फुसफुसाहट गूंजने लगी। कई लोग चौंक कर डॉक्टर निखिल की ओर देखने लगे। उनको डॉक्टर निखिल पर तरस आ रहा था। पैसे भी गए और फॉर्मूला भी नहीं मिला। युवराज ने अपनी बात आगे भी जारी रखी, लेकिन मैंने उन्हें ये अपने आप से डील करने के लिए कहा ताकि इसी बहाने उन्हें कुछ पैसे मिल जाएं। आपको लगा कि ये प्लान आपका है। आपने एक शातिर चाल चली, लेकिन सच में यह पूरा प्लान मेरा था। अब देखिए और सोचिए डॉक्टर साहब, ना पैसा बचा ना फॉर्मूला। अब आप क्या करेंगे? डॉक्टर निखिल का चेहरा लाल हो गया। गुस्से में हाथ उसके कांपने लगे, लेकिन सामने खड़ी सच्चाई ने जैसे उसकी हिम्मत छीन ली थी। उसकी आंखों में जलन थी और चेहरा शर्म से झुक गया था। भीड़ में अब एक नई नजरों से युवराज को देखने लगे। वहां मौजूद हर इंसान जिसे कुछ देर पहले संदेह था, अब वो केवल प्रभावित था, बल्कि खुद को गर्व से महसूस भी करवा रहा था कि उसने युवराज जैसे इंसान पर भरोसा किया। वहीं चंदन, जो वसीम के साथ खड़ा था, मुस्कुरा रहा था। उसने जब वसीम की ओर देखा तो वसीम की आंखों में हैरानी और शर्म दोनों थी। वसीम ने धीरे से चंदन की ओर देखा और पूछा, चंदन, क्या तुम पहले से जानते थे ये सब? चंदन ने गर्दन हिलाई और कहा, हाँ, मुझे तो लगा ही था कि तुम भी समझ जाएगा, लेकिन तुम इतने नालायक हो मुझे नहीं पता था। देख वसीम, जब खेल बड़े लेवल के हो
तो चालें भी बड़ी ही चलनी पड़ती है। कब समझेगा तुम? असल में जब 2 दिन पहले की बात थी, युवराज और चंदन युवराज के कैबिन में बैठे थे और जोगिंदर को पकड़ने का प्लान बना रहे थे। तभी ईशांक और अब्बास वहां पहुंच गए थे। युवराज ने उन्हें अंदर बुलाया और पूछा, बोलो क्या बात है इस समय? ईशांक ने कुछ कहने की बजाय चुपचाप अपने फोन में से एक रिकॉर्डिंग प्ले की और उसे युवराज के टेबल पर रख दिया। और तभी डॉक्टर निखिल की आवाज वहां पर सुनने लगी। देखो, तुम दोनों तो हथियार हो। अगर बता दो कि कंपनी में किस चीज पर रिसर्च चल रही है तो मैं तुम्हें 10 करोड़ दूंगा। तुम दोनों का नाम कभी किसी में आगे नहीं आने दूंगा, कोई नहीं जान पाएगा। पूरी बात खत्म धीरे धीरे हो गई। युवराज ने उन दोनों की तरफ देखा। उनके चेहरों पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक शांत और प्लांट मुस्कान थी। उसने कहा, तुम दोनों उसकी डील मान लो और उसे बता दो कि हम किसी नए फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। ये बात सुनकर ईशांक और आभास चौंक गए थे। आभास ने भी थोड़ा सा विरोध किया और तभी युवराज से कहा, सर आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अगर हमने ऐसा किया तो कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कर सकते। अपना ईमान तो बिल्कुल भी नहीं बेच सकते। और अभी तो हमने इतनी मेहनत करके फॉर्मूले को बनाने की कोशिश की है कि हम सिर्फ 10 करोड़ में इसे बेच देंगे। नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसकी बात सुनकर युवराज भी हंस पड़ा था। उसने अपने माथे पर हाथ मारते हुए कहा, अरे बेवकूफो, मैं तुम्हें कंपनी से धोखा करने के लिए नहीं कह रहा। मैं चाहता हूं कि तुम उसकी बात मानो, लेकिन जब वो फॉर्मूला मांगे तो उसे नकली दे दिया। असली फॉर्मूला तो हमारे पास ही रहेगा और जो पैसा मिले वो तुम दोनों आपस में बांट लेना। अब पार्टी में चंदन पूरी तरह से वसीम को सब बातें बता रहा था। जब वसीम ने सुना तो उसके भीतर भी अपराध बोध का एक झटके में गायब हो गया। वो ये समझ गया था कि युवराज बार बार उसे इसलिए डांट रहा था क्योंकि वो चाहता था कि वसीम को समय रहते सच्चाई समझ में आ जाए। वसीम की आंखें में अब सम्मान था और जैसे वो माफी मांगने की जरूरत महसूस कर रहा था, लेकिन कर भी क्या सकता था। अब उसकी निगाहें सिर्फ युवराज पर टिक गई थी। उन्हें अब जवाब किसी की जरूरत नहीं थी। जवाब तो खुद ब खुद सामने आ गया था। लेकिन युवराज वही नहीं रुका। उसने धीमे से डॉक्टर निखिल की ओर आगे बढ़ते हुए फिर कहा, डॉक्टर आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे हुआ, कैसे आपका प्लान पलट गया। डॉक्टर साहब, जब किसी इंसान को उसकी जमीन, उसका सम्मान और उसके अपनों के लिए लड़ना होता है तो किसी भी हद तक चला जा सकता है। और मैंने जो हदें पार की हैं, लेकिन सच के लिए, अपने पर्सनल लालच के लिए कभी नहीं। लगातार लोगों ने तालियां बजाना शुरू कर दिया था कि युवराज ने किस तरीके से अपने ओपोनेंट को वहीं पर ढेर कर दिया और उसको पता भी नहीं लगने दिया। डॉक्टर निखिल, जो अब तक कुछ क्षण पहले मंच पर अपनी आवाज ऊंची करके लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा था, अब वो धीरे धीरे चुपचाप भीड़ के बीच से निकलने लगा। उसके चेहरे पर हार दिखाई देने लगी थी। उसके कदम भारी हो गए थे। लेकिन जैसे जैसे जमीन में उसके अहंकार को अपने भीतर समेटना शुरू किया, उसकी बिल्कुल चेहरे की रंगत ही बदल गई थी। भीड़ उसे चुपचाप देख रही थी, लेकिन किसी ने उसे रोका नहीं। किसी ने कोई सवाल भी नहीं किया। यह वही भीड़ थी जो कुछ क्षण पहले उसके ऊपर विश्वास करने के लिए मजबूर हो गई थी। उनके पास अब कुछ कहने के लिए नहीं था और उनके शब्द भी अब उन्हें धोखा दे चुके थे। और धीरे धीरे करके डॉक्टर निखिल वहां से निकल ही गया। अब वहां पर सिर्फ युवराज बच गया था। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस की चमक थी, आंखों में अजीब सी स्थिरता थी। युवराज को न केवल एक बड़ा ऑर्डर मिल चुका था, बल्कि वहां मौजूद हर व्यक्ति के दिल में उसके लिए विश्वास भी बन गया था। भाभी एक कोने में खड़ी थी और उनकी आंखों में अपने पोते को इस रूप को देखकर बड़ा गर्व आ गया था। वो मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो कि ये मेरा पोता है, जिसने मेरी उम्मीदों को न सिर्फ पूरा किया, बल्कि उससे कहीं आगे जाकर उसने मुझे गर्व करने के लिए मजबूर कर दिया। धीरे धीरे पार्टी भी अब खत्म होने की कगार पर आ गई थी। मेहमान अब अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ बढ़ने लगे थे। संगीत की स्वर लहरियां मंद हो चुकी थी। कैटरिंग वाले लोग अब कटलरी समेटने में जुट चुके थे। उस हल्के हल्के गुलाबी माहौल में जब लोग विदा ले रहे थे, तभी शिवानी हीरा चंदानी युवराज की तरफ बढ़ती आ रही थी। शिवानी ने एक हल्की मुस्कान के साथ युवराज की ओर बढ़ते हुए हाथ आगे किया और बोले, हेलो मिस्टर सिंघानिया। युवराज ने एक शालीन मुस्कान के साथ हाथ मिलाया और कहा,
हेलो मिस हीराचंदानी, शिवानी ने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। सिंघानिया, आप यहाँ दिल्ली कैसे? आपने मुंबई छोड़ दिया क्या? युवराज ने गहरी सांस ली और हल्के में सिर झुकाते हुए बोला, हाँ शिवानी, मैंने मुंबई छोड़ दिया और उस शहर ने मुझे बहुत दुख दिया, अब और सहन नहीं कर सकता था, इसलिए अब मैं अपनी बा के साथ यहाँ दिल्ली में रहता हूँ। ये कहते हुए उसके पास अपनी बा की ओर उसने इशारा करके बताया कि वो उसकी बा है। शिवानी ने भी उनकी ओर देखा और मुस्कुराई। फिर उसने कहा, ओह, तो निर्मला सिंघानिया आपकी दादी हैं। मैंने कुछ दिन पहले ये सुना था कि वीरमाला फार्मास्यूटिकल्स की चेयरवुमन का पोता वापस आ गया है और अब वही नया सीईओ है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप ही हैं। खैर, अब पता चल गया। इस उपलब्धि के लिए आपको बधाई। युवराज ने उसकी बात सुनकर एक हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर अब भी एक अजीब सी थकान थी, जैसे जिंदगी की सच्चाइयां ने उसे वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया हो। शिवानी ने इधर उधर देखा, फिर धीरे से युवराज से पूछा, वैसे मिस्टर सिंघानिया, एक बात बताइए, टीना कहाँ है? मैंने सुना है कि आपने माही के जाने के बाद उसे शादी कर ली थी। तभी टीना का नाम सुनते ही युवराज के चेहरे पर अचानक गुस्से की लहर दौड़ आई। उसके चेहरे के भाव बदल गए, जबड़े कस गई, आंखों की चमक एक पल के लिए बुझ गई थी। उसने थोड़ी झुंझलाहट के साथ कहा, और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, मैंने उसे तलाक दे दिया। और यह कहकर युवराज बिना एक पल रुके फार्म हाउस की ओर चल पड़ा। शिवानी उसे जाता देखती रही। उसके चेहरे पर भी गंभीरता थी। उसे समझ आ गया था कि युवराज की जिंदगी सिर्फ बिजनेस और जीत हार की कहानी नहीं, उसमें बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जो हर कोई तो समझ भी नहीं सकता था। युवराज के कदमों की आवाज उस शाम की खामोशी में गूंजती रही। फार्म हाउस की लाइट्स की मध्यम रोशनी ने उसका साया लंबा होता जा रहा था, जैसे अतीत का कोई बहुत बड़ा बोझ अब उसके साथ चल रहा हो। उसके चेहरे पर गंभीरता की रेखाएं थी, आंखों में कोई थकी हुई पीड़ा थी, चाल में अनकही बेचैनी। जैसे ही वह अपने कमरे में पहुंचा, उसने बिना रुके धड़ाक से दरवाजा बंद किया और तेजी से वॉशरूम की ओर चला गया। वो अंदर से बहुत ज्यादा दुखी था और आज उसको गुस्सा भी आ रहा था। वॉशरूम में पहुंचते ही उसने बेसिन का नल खोला और ठंडे पानी की मुट्ठियां अपने चेहरे पर मारने लगा। पानी की बूंदें उसके गालों पर फिसलती हुई ठिड्डी तक बह रही थी। उसने सिर उठाकर आईने में अपना चेहरा देखा। सामने खड़ा वो युवक वही था जो कभी माही में मुस्कान ढूंढता था, जो टीना की बातों पर विश्वास खोजता था, और आज कुछ अलग ही हो गया था। युवराज की आंखों में टीना का चेहरा कूंद गया, वही चेहरा जो उसकी हर दुख का कारण बन गया था। आज उसी ने उसके सबसे गहरे, सबसे ज्यादा जख्म दिए थे। माही की यादें उसे फिर से दिमाग पर आने लगी थी। मीठी मीठी वो हंसी, उसकी आंखों का समंदर और अपनापन, वही बातें उसे फिर से दुखी करना शुरू कर चुकी थी। तभी उसे बाहर से कुछ किसी की कदमों की आहट सुनाई दी। वो दरवाजे के पास आया और उसने आवाज लगाकर पूछा, कौन है? लेकिन बाहर से कोई आवाज नहीं आई। आपको क्या लगता है कौन आया होगा युवराज के कमरे में? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। दोस्तों, सुकून एफएम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट भी कर दीजिए। दोस्तों, 558वें एपिसोड में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। युवराज अपने मुंह हाथ धो रहा था, तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। तभी युवराज ने सुना कि कोई बाहर है, तो उसने झट से पूछा, कौन है? एक बार तो बाहर से आवाज नहीं आई। युवराज ठिठक गया कि आखिर इस समय उसके कमरे में कौन आ सकता है। तभी बाहर से आवाज आई, भाई मैं हूं चंदन। तभी युवराज को लगा कि स्थिति ठीक ही है, चंदन ही है। तभी वो अपना काम निपटाकर बाहर आ गया और उसकी आंखें अभी भी लाल थी, चेहरे पर ठंडी पानी की बूंदें चमक रही थी। उसने दरवाजा खोला और सामने चंदन खड़ा था। चंदन ने धीरे से पूछा, भाई आप ठीक तो है ना? मैंने देखा आप शिवानी से बात करने के बाद कुछ ही देर बिना बोले वहां से सीधा यहाँ चले आई। आपकी आंखें भी लाल है, कहीं ज्यादा कोई दिक्कत तो नहीं है? युवराज ने पास रखे टेबल से टॉवल उठाया और आंखें पोंछते हुए शांत स्वर में कहा, हाँ चंदन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस आंख में कुछ चला गया था, इसलिए वहां से आ गया था। आंख धोने के लिए कोई बात नहीं। वो नहीं चाहता था कि उसके मन की उलझन किसी और के माथा की शिकन बने।
उसे मालूम था कि हर कोई पहले से ही तनाव में है, ऐसे में उसे कोई और दुख को देना नहीं चाहता था। चंदन ने भी उसकी आंखों में देखकर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो जान चुका था कि युवराज के भीतर कुछ ऐसा चल रहा है जो शब्दों से कहीं अधिक पीड़ादायक था। फिर भी उसने दोबारा से टॉपिक बदलते हुए कहा, भाई, बाहर निया और दिव्या हॉल में बा के साथ बैठी हैं। उनके पास नए ऑर्डर की डिटेल है। बहुत प्रॉफिट हुआ है, बहुत बड़ा ऑर्डर है, इसलिए सब लोग नीचे हॉल में बैठे हैं डिस्कशन के लिए। युवराज के चेहरे पर ताजगी से भरते हुए अपने उसने बाल संवार लिए और मुस्कुराने की असफल कोशिश करते हुए कहा, ठीक है, चलो हम भी चलते हैं, देखते हैं आगे क्या करना है। वो दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर हॉल की ओर बढ़ गई। पूरे घर में अब एक शांति गहरी थी और जैसे दीवार कुछ कहना चाहती हो पर आवाज नहीं निकाल पा रही हो। जैसे ही युवराज हॉल में पहुंचा, उसकी नजरें एक साथ कई चेहरों पर गई। वह अपने सफेद बालों के साथ अड़िग चट्टान की तरह बैठी हुई थी। उनके सामने एक तरफ दिव्या और निया और दूसरी ओर ईशांक और आभास बैठे हुए थे। युवराज अपने अंदर की सारी उथल पुथल को पीछे धकेलते हुए बा के पास जाकर बैठ गया। सामान्य उसने स्वर में पूछा, हाँ दिव्या, निया, बताओ क्या रिपोर्ट है। दिव्या ने तुरंत अपने टैबलेट स्क्रीन युवराज के सामने करते हुए कहा, सर, हमें आज एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। पूरे 5000 टैबलेट्स का ऑर्डर मिला है। अब हमें जल्द से जल्द पहले बैच की प्रोडक्शन शुरू करना है। युवराज ने रिपोर्ट ध्यान से देखी। उसकी आंखें हर लाइन में जाकर छुपी हुई संभावनाओं को टटोल रही थी। रिपोर्ट्स खत्म करने के बाद वो थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तो इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? जल्दी से प्रोडक्शन शुरू करवाओ। कोई दिक्कत है तो मुझे बताना। फिर उसकी नजरें ईशांक और आभास की तरफ हुई। उसने कहा, ईशांक और आभास, बताओ काम कब से शुरू हो सकता है? ईशांक ने फाइल खोलते हुए जल्दी से कहा, सर, रॉ मटेरियल मंगवाना पड़ेगा। जैसे ही बजट पास हो जाता है हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। युवराज ने एक लंबी सांस ली। वो जानता था कि जब तक उसके डिपार्टमेंट पर एक दूसरे पर निर्भर रहेगा तब तक देरी और टकराव तो रहेगा ही। उसे समझ आ गया था कि हर कोई अपने दायरे में रुका हुआ है और इस सिमटी हुई सोच को एक दिशा देने वाला कोई तो चाहिए। उसने गहरी सोच के बाद निया की ओर देखते हुए कहा, निया, इस पूरे प्रोजेक्ट का हेड चंदन को बना रहा हूं। आज और अभी से हमारे चंदन को हायर कर रही है कंपनी और अब से सभी विभाग उसे रिपोर्ट करेंगे। अगर किसी को कोई समस्या है तो चंदन से डिस्कस करेगा। इस बारे में हर डिपार्टमेंट को एक लेटर भेज देना। निया ने तुरंत सिर झुकाया और जवाब दिया, ठीक है सर। तभी दिव्या ने धीमे लेकिन गंभीर स्वर में कहा, सर, एक बात और है। इसके लिए हमें बजट की जरूरत होगी। हमारे कई इन्वेस्टर्स भाग चुके हैं। अब सवाल यह है कि इन्वेस्टर कहां से आएंगे। युवराज ने उसके बात पर हल्के से मुस्कुराया। उस मुस्कान में कॉन्फिडेंस था, अनुभव भी था। तभी उसने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना कि चिंता मत करो, इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। जो जाना चाहते हैं चले गए, जो अब हमारे साथ हैं उन्हीं के साथ अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे। चिंता मत करो। बा ने भी तभी उसकी पेट थपथपाई और बोली, बेटा, तुम बहुत अच्छा कर रहा है और मुझे लग रहा है कि एक दिन तू बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा। चंदन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ युवराज भाई, हम साथ में हैं। दिव्या ने उत्साह के साथ टेबल पर कुछ आंकड़े दिखाए और कहा, सर, अगर हम अगले 2 हफ्तों में प्रोडक्शन शुरू कर दें तो इस साल का टर्न और 3 गुना बढ़ सकता है। लेकिन शर्त यही है कि एक डिपार्टमेंट में भी कोई देरी ना करे। युवराज ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम सबको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, लेकिन भरोसा भी कर रहा हूं। यह मत भूलो कि अब सिर्फ फिरमाला फार्मा की साख का सवाल नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व का सवाल भी है। जो निर्णय आज हम लेंगे वो कल हमारी पहचान बनेगा। ध्यान रखना, सभी के सभी। सबकी आंखों में एक अलग सी चमक आ गई। इसी पल ईशांक ने तभी एक अपने आप बात रखते हुए कहा, सर, हम चाहें तो मशीनरी अपग्रेड के लिए एक जर्मन कंपनी से पार्टनरशिप कर सकते हैं। मैंने उनका प्रपोजल पढ़ा है। कम लागत में ज्यादा उत्पादन संभव होगा। ये कहते हुए ईशांक ने एक पेपर युवराज के सामने रख दिया। तब युवराज ने वो पढ़ा और थोड़ी देर विचार किया और फिर बोला, ठीक है, उनसे वर्चुअल मीटिंग फिक्स करो, कल तक रिपोर्ट चाहिए। फिर वो खड़ा हुआ और अपने हाथों से सभी फाइल्स टेबल पर रखते हुए बोला,
इस बार हम ना तो सिर्फ ऑर्डर को पूरा करेंगे बल्कि वीरमाला फार्माला को एक भारत की सबसे बड़ी फार्मा बनाएंगे। हॉल में बैठे सभी सदस्यों ने सिर झुकाकर हामी पे। यह सिर्फ एक कंपनी स्टाफ की मीटिंग नहीं थी, एक परिवार का संकल्प था। सब लोग अब एक परिवार की तरह काम करना शुरू कर देंगे। रात गहराने लगी थी, हवाओं की हल्की ठंडक वहां पर घुल चुकी थी। आसमान के कोने कोने से तारे टिमटिमा रहे थे। पूरे दिन की मीटिंग्स और पार्टी की थकान अब चेहरे पर साफ नजर आने लगी थी। जब युवराज ने मीटिंग को समाप्त करने की अनुमति दे दी तो सभी लोग एक एक करके उठने लगे। दिव्या ने अपनी फाइल समेटी, निया ने टैब को बंद कर दिया और ईशांक व आभास एक दूसरे की ओर देखकर हल्की मुस्कान के साथ उठ खड़े हुए। कोई भी व्यक्ति जल्दबाजी में नहीं था। सब जानते थे कि अगला दिन एक नया संघर्ष लेकर आएगा। युवराज ने अंतिम बार अपने चारों ओर नजर डालते हुए देखा और फिर कहा, चलो अब सभी आराम कर लेते हैं, कल बहुत काम करना है। चंदन ने भी धीमे स्वर में कहा, जी भाई। धीरे धीरे कर सारा हॉल खाली हो गया। विशाल कमरा जो कुछ देर पहले मीटिंग और विचारों से गूंजा रहा था वो अब बिल्कुल समाप्त हो गया था। युवराज ने गहरी सांस ली, मानो अपने भीतर के उथल पुथल को थामने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने धीरे से उठकर खिड़की के पास कदम बढ़ा दिए और बाहर झांकने लगा। वो मन ही मन बुदबुदा रहा था, बहुत कुछ करना है, चलो कहीं से तो शुरुआत हुई। माँ बीवी अपनी छड़ी के सहारे धीरे धीरे से चलती हुई कमरे की ओर चली जा रही थी। उनकी उम्र उनको थका दिया था, लेकिन वह ऐसे कॉन्फिडेंस से थकी हुई नहीं थी। वो जानती थी कि युवराज भले ही सबके सामने मजबूत दिख रहा था, लेकिन अंदर से वो कहीं ना कहीं टूटा हुआ था। और एक माँ अपने बेटे की पीड़ा बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाती है। कमरे में पहुंचकर युवराज ने अपने कपड़े बदले बिस्तर पर लेट गया, लेकिन नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। दीवार पर लगी घड़ी के टिक टिक उसे हर पल जिम्मेदारियों की याद दिला रही थी। वो कभी आंखें बंद करता तो कभी खोलता, दीवार को लगातार घूरता जा रहा था। कुछ ही देर के बाद उसकी आंख लग गई और उसे पता भी नहीं चला। जैसे ही सुबह की पहली किरण उसके कमरे में आई, उसे पता चल चुका था कि वो अब सुबह हो गई है और अब उठ जाना चाहिए। उठते ही उसने अपने आप से सबसे पहले संकल्प किया, आज के दिन से हम नई शुरुआत करेंगे। बिना समय गवाए वो फिर से तैयार होने की शुरुआत करने लगा और सादा नीला फॉर्मल सूट उसने आज पहन लिया था। चेहरा शांत लेकिन आंखों में तेज था। नीचे पहुंचते उसने देखा कि चंदन पहले से तैयार खड़ा था। तभी पास आते ही चंदन ने पूछा, भाई चलें? युवराज ने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ, हमें समय बर्बाद नहीं करना, चलो। और दोनों वीरमाला फार्मा के हेड ऑफिस की ओर निकल पड़े। गाड़ी में बैठते ही युवराज ने चंदन को डायरेक्शन देना शुरू कर दिया और कहा, चंदन, हमारे पास केवल 7 दिन हैं। इस डील को सफल बनाने के लिए हर सेक्टर को एक्टिवेट करना होगा। लॉजिस्टिक, प्रोडक्शन, कस्टमर सपोर्ट, किसी में भी कोई ढील नहीं होनी चाहिए। चंदन ने सिर हिलाते हुए कहा, भाई, मैंने निया को कल ही एक मेल ड्राफ्ट करने के लिए कहा था, जिसमें सभी डिपार्टमेंट्स को बोल दिया जाएगा कि अब सब मेरे अंडर काम करेंगे और किसी को कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तभी युवराज ने कहा, वेरी गुड चंदन, अब सब तुम्हारे हाथ में है और देखना कोई गलती ना हो। चंदन ने हामी में सिर हिला दिया। युवराज जानता था कि अगर चंदन को उसने जिम्मेदारी दी है तो वो कोई सोच समझ कर ही दी है। चंदन कभी भी अपनी जिम्मेदारी से भागता नहीं था और हर काम को बिल्कुल अच्छे तरीके से खोज जानबीन करके ही अपने काम को शुरुआत करता था और आज तक उसने कभी कोई लापरवाही भी नहीं की थी। धीरे धीरे वो लोग ऑफिस में पहुंच गए थे। ऑफिस पहुंचते ही वहां पर मौजूद सभी कर्मचारियों में एक नई एक्साइटमेंट थी। रिसेप्शन से लेकर कॉन्फ्रेंस रूम तक हर व्यक्ति इस बात को जानता था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। लगातार वहां से आसपास से आवाजें आने शुरू हो गई थी। तभी युवराज ने भी सबको ग्रीट किया और अपने कैबिन की ओर चला गया। क्या लगता है दोस्तों, आज कोई क्या नया होने वाला था? जानने के लिए जुड़े रहिए कहानी के साथ। और दोस्तों, यहाँ तक आ ही गए हैं तो जल्दी से कहानी पर एक लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें और यह जो शेयर का बटन है अपने दोस्तों तक इस कहानी को व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कर दें।